और आप इशू करेंगे वो आपने साथ साथ बताने हैं। तो अगेन ये जब फाइल ओपन होगी ये वाली, तो आपने अगर हैंड रेज किया हुआ होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे टॉपिक वो एंड होगा एक, तो आपने क्वेश्चन उस हिसाब से फिर पूछ लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। और इसके अलावा बाकी ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा लेंथी है लेकिन साथ लिंक है, इसलिए हमारा जो है ना टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। शायद आपका जो है 4 बजे के बाद भी 5-10 मिनट जो है ना क्लास जाए। इसके बीच में हम ब्रेक भी देंगे अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस ले लेंगे और साथ ब्रेक हो जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्रेडिट की डेफिनेशन से। तो क्रेडिट बेसिकली क्या होता है, उधार, जो आप किसी से उधार लेते हैं, जो कि आपने वापस करना होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है। तो क्रेडिट में बी डिफाइंड एज द राइट टू रिसीव द पेमेंट। किसी पेमेंट को रिसीव करने का अगर आपके पास राइट है तो आप जिस मतलब क्या है, आपने क्रेडिट दिया हुआ है। और या ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट, या आपकी जिम्मेदारी है कि आप पेमेंट करोगे। कब करोगे? ऑन डिमांड, डिमांड के ऊपर। या कब करोगे? एट सम टाइम, एक खास जो है ना टाइम के ऊपर, उसको 2 साल के बाद या 2 महीने के बाद। ठीक है। तो जो आपने जो है वो अमाउंट जो है वो अदा करनी होगी, वो क्या होगी? वो क्रेडिट। ठीक है। वो क्या होगी? वो क्रेडिट होगी। तो वो कहता है फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि आप गुड्स ट्रांसफर कर दें, लाजमी नहीं कि कैश में पे करें, कभी कभी आप गुड्स में भी पे कर रहे होते हैं। तो इस तरह भी आप क्रेडिट को जो है ना फ्यूचर में सेटल डाउन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये उसने बताया हुआ है कि क्रेडिट वर्ड कहाँ से निकला है, तो वो देख लीजिएगा, इतना जरूरी नहीं है। अच्छा, क्रेडिट के एलिमेंट्स कौन कौन से? जब हम किसी को क्रेडिट देते हैं तो हमने किन किन चीजों का जो है ना वो ख्याल रखना है। उनमें से हमने इन चीजों का ख्याल रखना है, इसको ट्रिपल सी भी बोलते हैं, ट्रिपल सी। ठीक है। कॉन्फिडेंस, नहीं ये और चीज है, सॉरी, ये कॉन्फिडेंस है, एक प्रॉपर्टी और एक फैक्टर है। वैसे एक ट्रिपल सी का कंसेप्ट होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, कॉन्फिडेंस, प्रॉपर्टी और फैक्टर, इन तीन चीजों को हम देखेंगे। उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आया कि हमने जो है वो क्रेडिट जो है वो देना भी है कि नहीं देना। The opinion of some writers, confidence is the basis of all grants of credit. If the creditor does not have confidence that the borrower would repay the loan, he would never think of making the loan. ठीक है। तो वो कहता है कि आप क्रेडिट तब देते हो जब आपको कॉन्फिडेंस हो, आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये बंदा जो है मेरे पैसे वापस कर देगा। और जब आपको पता हो कि इसने पैसे वापस नहीं करने, तो आप ऐसे बंदे को जो है वो क्रेडिट देते ही नहीं है। ठीक है। ऐसे बंदे को आपने क्रेडिट देना है जहां से आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आपको हो कि जो बॉरोवर इसका है वो एक दिन जो है वो पैसे जो है हमें वापस कर देगा। उसके बाद प्रॉपर्टी, आपने ऐसा बंदा उस पर जो है ना ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि उसकी कोई ना कोई जो है कोई प्रॉपर्टी वगैरह अपने पास रखनी। देयर आर अदर हु होल्ड प्रॉपर्टी रेदर देन कॉन्फिडेंस। एक और होता है जो प्रॉपर्टी अगर अपने पास रखता है, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं होता, ऐसे कॉन्फिडेंस उसमें नहीं आता कि मेरा भाई ठीक है अपना बंदा आ गया, ठीक है मैं इसे दे देता हूँ, ये वापस कर देगा मुझे। बल्कि आप क्या करते हो, उसके अगेंस्ट इतनी अमाउंट दे रहे हो, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है अपने पास रखते हो। एज अ सिक्योरिटी जो है आप अपने पास रखते हो कि आया कि ये अगर वापस नहीं करता तो मेरे पास जो है इसकी प्रॉपर्टी पड़ी होगी, सोना पड़ा होगा, या ये फला प्रॉपर्टी के जो कागजात है वो पड़े होंगे, तो मैं जो है वो बेच कर अपने जो है पैसे पूरे कर। और थर्ड चीज है करेक्टर। उस बंदे का पहले क्या करेक्टर है, सपोज आपके साथ उसने पहले ट्रांजेक्शन की हुई है। ठीक है। तो उसका पहले क्या करेक्टर रहा है, इसको भी हम जो है वो देखते हैं कि आया कि पहले उसने पेमेंट्स जो है वो टाइम पे की है या नहीं की। ठीक है। टाइम पे पेमेंट्स की है या नहीं की। अब ये सारी चीजें जो है आपने इसको जो है ना वो देखना होता है। इस चीज के ऊपर आप क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो कि भाई क्रेडिट इसको देना है या नहीं देना, और कितना देना है, वो इसके ऊपर बेस कर रहा होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, क्रेडिट है क्या और एलिमेंट्स ऑफ क्रेडिट क्या है। इसमें किसी को मसला है तो बेटा पूछे। ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो उसकी कुछ टाइप्स हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ यूज। अगर यूज के हवाले से हम बात करें तो ये कुछ टाइप्स हैं। उसके बाद आगे जो है हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस के जो है ना वो उसकी बेसिस पे क्रेडिट की जो टाइप्स हैं वो ये है, बयान बताई हुई है उन्होंने, तो हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्या है कि जब आप किसी से उधार पे चीजें उधार पे जो है उधार लेंगे, किसकी उधार लेंगे, या आपने फिक्स एसेट्स लेने हैं, आपने कैपिटल गुड्स लेनी है, आपने फिक्स एसेट्स जो है वो परचेज करने हैं, आपने लैंड परचेज करनी है, आपने मशीनरी परचेज करनी है। ठीक है। आपने इक्विपमेंट परचेज करनी है। तो जब इस पर्पज के लिए आप लोन लेंगे तो वो क्या होगा, वो जो है आपके पास इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कहलाएगा। वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कहलाएगा। और नॉर्मली हम ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लेते हैं।
नॉर्मली हम लॉन्ग टर्म पीरियड के लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो हमारे पास गुड्स है इसने आज ही कुछ सेल नहीं हो जानी, ये इसने गुड्स बनानी है और फिर उससे कैश आना है, प्रॉफिट होना है और फिर हम वापस करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कौन सा होगा? जो आप कह सकते हैं कि हम जो है कैपिटल गुड्स के लिए, फिक्स एसेट्स के लिए, नॉन करंट एसेट्स के लिए खरीदते लेते हैं, उससे हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट का नाम देते हैं। और ये नॉर्मली लाजमी नहीं है, नॉर्मली ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसके बाद कमर्शियल क्रेडिट है। कमर्शियल क्रेडिट क्या होता है कि ये हमने अब चीजें परचेज करनी है, मैंने जो है गुड्स परचेज करनी है, वो जो उधार पे कोई दे नहीं रहा, ठीक है, तो मैं जो है वो ऐसे उधार नहीं दे रहा, तो मैं कोई एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करके या कैसे भी करके मैं उस बंदे से उधार ले लेता हूँ, या कहीं से कैश उधारा ले लेता हूँ, उस बंदे को देकर गुड्स ले लेता हूँ। अब गुड्स क्या है, डेली बेस पे हमने उन्हें यूज करना है, गुड्स आएंगे मैं बेचूंगा, ये क्या, ये ऑपरेशन है बिजनेस के, डेली बेस पे यूज हो रहे होंगे, ये डेली बेस पे यूज हो रहे होंगे, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम कमर्शियल क्रेडिट का नाम देते हैं। इसके बाद आगे कंज्यूमर क्रेडिट, जो बिजनेस के लिए ना हो बल्कि आपके पर्सनल यूज के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पर्सनल जो है ना आपने यूज करना हो, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कंज्यूमर क्रेडिट कहेंगे, जो कि नॉन बिजनेस हो। ये देखें, नॉन बिजनेस पर्पसेस, आपने जो है एडवांसेस लिए हैं, आपने लोन्स लिए, किस लिए? नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लिए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर क्रेडिट हो जाएगा। स्पेकुलेटिव क्रेडिट, कभी कभी आप जो है उधार लेते शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन उससे आप फायदा उठाना चाहते हैं। कैसे? सपोज अब मुझे पता है कि इस वक्त जो है गंदम की फसल जो है ना वो आई है, तो मैं क्या करूंगा? इस वक्त मुझे पता है कि गंदम जो है मुझे सस्ती मिल रही है 4400 टू 4500, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? तो उधार ले लूंगा किसी बैंक से और वो गंदम जो है परचेज कर लूंगा, और मुझे पता है कि इसने जल्द इसका रेट जो है ना हाई हो जाना है, और ठीक 2 महीने के बाद अगर रेट हाई होता है तो मैं उसको बेच देता हूँ 5000 में, 5200। तो ये क्या है? प्राइसेस जो चेंज करके मैंने प्रॉफिट अर्न करना है, जिसकी वजह से अगर मैं स्पेकुलेटिव बिजनेस है मेरा, तो मैं अगर कोई खरीदता हूँ, जो लोन लेता हूँ, उसमें क्या नाम दूंगा? स्पेकुलेटिव क्रेडिट का नाम दूंगा। इस तरह से इसके अलावा भी आप कर सकते हैं कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, कंपनी के डिबेंचर्स जो होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह, वो भी खरीदने के लिए, इसमें शेयर्स में भी ये होता है ना कि आज रेट कुछ है, कल कुछ और होगा, ठीक है, आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं, तो इस पर्पज के लिए भी अगर आप क्रेडिट लेंगे तो सब स्पेकुलेटिव क्रेडिट का नाम देते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म वो होता है जो इसकी लाइफ जो है विद इन ईयर हो, उसे हम शॉर्ट टर्म जो है ना वो कहते हैं। और जिसकी लाइफ 2 से 3 साल हो, उसे हम मीडियम टर्म कहते हैं। और जिसकी लाइफ जो है 3 से अबव है, 3 ईयर से अबव है, उसे हम जो है वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट कहते हैं। इसके अलावा एक होता है डिमांड क्रेडिट। डिमांड क्रेडिट क्या होता है कि आपने जो है, आपने किसी से क्रेडिट लिया और आपने वो जो है वापस करना है। कब वापस करना है? जब वो इदारा कहेगा। सपोज आपने बैंक से लिया तो बैंक आपको ठीक 3 दिन के बाद कहता है भाई मेरे पैसे वापस करो, तो आपने क्या करने होंगे? वो वापस करने होंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो? ये डिमांड क्रेडिट होता है। आपने जो क्रेडिट लेते हो, आप जो है उसको आपने वापस करना होता है जैसे ही वो बंदा जिससे आपने क्रेडिट लिया है वो डिमांड करता है। पब्लिक क्रेडिट, जब गवर्नमेंट क्रेडिट लेगी, गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं वो क्रेडिट लेंगी, इसलिए अपने जो रोड्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है, फ्लाईओवर्स जो है वो बनाने के लिए, ठीक है, अंडरपासेस जो है ना वो बनाने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग के लिए जब भी क्रेडिट लेगी उससे हम पब्लिक क्रेडिट। और प्राइवेट क्रेडिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट नहीं लेगी, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज लेगी, मतलब कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी जो है लेंगे, ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे? ये क्या है? प्राइवेट क्रेडिट है। अब क्रेडिट जो आपने रेट होता है, फैक्टर कितना क्रेडिट देना चाहिए एक बंदे को या कितना जो है लेना चाहिए, वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। उसके ऊपर सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है रेट ऑफ रिटर्न, के भाई वो क्रेडिट जो हम ले रहे हैं, ठीक है, या हम जो क्रेडिट दे रहे हैं उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न कितना है, उसके ऊपर जो है रेट ऑफ रिटर्न कितना है, उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेड कंडीशंस, आप लोगों की जो मुल्क की जो है उस ट्रेड कंडीशंस क्या चल रही है, मुल्क में जो क्या की चीजें जो है बाइंग सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज क्या है मुल्क में, लोग शेयर परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग जो है वो बिजनेस जो है वो इस तरह के जो है वो एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है मुल्क में, जो है वो मार्शल लॉ तो नहीं लगने वाला या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में जो है ना वो डर होता है कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, नई गवर्नमेंट आएगी, उसके रेट्स वो उसकी नई पॉलिसीज होंगी, नए रेट्स होंगे, तो ये सारे सिचुएशन आप कंसीडर कर रहे होते हैं जब आप लोन दे रहे होते हैं। उसके बाद करेंसी की कंडीशन क्या है, क्या ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा करेंसी जो है उसकी वैल्यू आपकी हाई अप और हाई हो रही है, सॉरी हाई और लो हो रही है, ठीक है, अप एंड डाउन हो रही है। इस सिचुएशन में भी जो है ना आप वो देखते हो भाई इस बंदे को क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो कितना देना चाहिए। तो ये टॉपिक है अगेन, क्रेडिट क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें बेटा कोई मसला है तो बेटा पूछे।
सबको समझ आ गई है? सही। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे ये सारा छोड़ देना आपने, इस क्रेडिट कैपिटल और क्रेडिट एंड प्राइसेस को छोड़ दें। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमारा जो है ना वो टॉपिक है, इसके ऊपर आ जाते हैं। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है? ठीक है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। तीन तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास। एक को हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं, ये क्या होता है बाद में पढ़ते हैं, अभी अभी पढ़ते हैं आज के लेक्चर में। एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, और एक चेक होता है, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे पास क्या है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या है हमारे पास, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तीनों के हवाले से हमने आगे पढ़ना है। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जो ना बड़े ध्यान से पढ़ लेनी है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, ये मिजरी नोट में भी आनी है, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी आनी है, और चेक में भी। तो अगर हम यहाँ पे इजीली और बड़े ध्यान से पढ़ लें, हम आगे जो मसला नहीं होगा। आगे हम जो है जस्ट हेडिंग पढ़ेंगे और आपको भी समझ आ जाएगी, हम टॉपिक जो है ना वो आपके मूव कर सकेंगे। उसके बाद सबसे पहले बड़ा आसान सी है, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की एक सबसे जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो फीचर है, उसको आप इजीली जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बंदा जो है किसी और, उस बंदे ने किसी और को पेमेंट करनी है, वो कैश के बजाय वही इंस्ट्रूमेंट जो भी होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, प्रोमिसरी नोट होगा, चेक होगा, उसको देगा। उसने आगे किसी और को देनी है तो वो उसको देगा, उसने आगे किसी और को देनी है तो उसको देगा। तो ये इजीली जो है ना वो ट्रांसफरेबल है, ये इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद टाइटल फ्री ऑफ ऑल डिफेक्ट्स। इसमें जो है कोई डिफेक्टिव टाइटल नहीं होता। अगर आपने जो है इसकी एंडोर्समेंट होती है, कोई ट्रांसफरेबिलिटी कोई कहते हैं वो, ठीक है, तो अगर वो आपने सही तरीके से की हुई है, एज पर लॉ जो है, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन उसके अकॉर्डिंग की हुई है, तो उसका कोई टाइटल जो है ना वो डिफेक्ट नहीं होता, उसमें फ्री ऑफ ऑल डिफेक्ट्स जो है ना टाइटल होता है उसका। उसके बाद इंटाइटल्ड टू रिसीव मनी, जो इसका होल्डर होगा, जो इस इंस्ट्रूमेंट जो इसके पास होगा, चेक इसके पास होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास होगा, प्रोमिसरी नोट जिसके पास होगा, उसके पास राइट होगा किस चीज का, कि वो अपनी मनी जो है जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी हुई है वो रिसीव कर सके, ठीक है। फाइलिंग, जो उसका होल्डर होगा, जो इंस्ट्रूमेंट इसके पास है, उसके पास ये राइट है कि वो किसी एक बंदे के ऊपर, या फिर जो इंसान बंदे हैं काफी ज्यादा है, उनके ऊपर जो है वो सू कर सकता है, मतलब कि उनको जो है वो लीगल नोटिस दे सकता है, ठीक है। सूट करना मतलब कि सू करना मतलब कि किसी को लीगल नोटिस भेजना, उसके अलावा उसके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई करना, ठीक है। तो जो बंदा होल्डर है वो लीगल कार्रवाई भी कर सकते हैं उनके अगेंस्ट। एक बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास आया, या बिल ऑफ जो है सॉरी प्रोमिसरी नोट मेरे पास आया है, ठीक है, तो मैं अब जो है उसको मैंने जब पेमेंट का टाइम आया तो अगला बंदा जो है ना पेमेंट नहीं चाहता, तो चेक के हवाले से आपको ज्यादा आइडिया है। चेक आपके पास आया है, आप बैंक में जाते हो कैश करवाने के लिए, ठीक है, तो बैंक कहता है कि भाई इस अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, वो बंदा जिसने चेक इशू करके दिया, आप चाहे तो उसके अगेंस्ट जो है वो शुरू कर सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर ये इसका फीचर है इंस्ट्रूमेंट्स का, कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, कि भाई आप ना जो है वो सू कर सकते हैं अगर वो बंदा जो है सर जो होल्डर जो है वो चाहे तो सू कर सकता है दूसरी पार्टी के ऊपर, जिन्होंने इशू किया ये चेक है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट। उसके बाद राइटिंग, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक और बात है कि राइटिंग में होगा, ये वर्बल नहीं होगा, ज़बानी कलामी नहीं होगा, बल्कि रिटन जो है उस फॉर्म में होगा, अनकंडीशनल, ठीक है। जो आपके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये अनकंडीशनल होंगे, कोई कंडीशन नहीं लिखी होगी कि भाई ये चेक है, इसकी पेमेंट मैं तब करूंगा जब ये काम हो जाएगा, कंडीशन नहीं लिखी होनी, बस आपने वो लिखकर देने के फलां डेट को मैंने पेमेंट करनी है, या फिर जो है ये चीज होनी है उसमें कि फलां डेट को होनी, या जब भी ये बंदा लेकर आएगा इसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। इस तरह होगा, कोई कंडीशन उसके ऊपर नहीं होगी कि भाई ये कंडीशन पूरी करेगा तो फिर पेमेंट इसकी जो है वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं। ये अनकंडीशनल है, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है ये क्या है, ये अनकंडीशनल है। उसके बाद क्या है, पेएबल एट फिक्स टाइम। जो आपके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है, ठीक है, वो पेएबल होते हैं, फ्यूचर डेट्स में होते हैं, स्पेसिफिक टाइम के बाद, सपोज आज से 3 साल के, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 महीने के बाद, जो भी डेट होगी उस डेट पे जाके ये जो है वो आप जो है ना उसका जो कैश करवा सकते हैं। उसके बाद पेमेंट इन मनी, जो पेमेंट होगी वो मनी में होगी, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो कहें जो है ना वो कहें कि भाई इसकी जो पेमेंट जो है वो आप गोल्ड में, सिल्वर में, या जो है इतनी इतनी जो है
गंदम की बोरियां या इतने चने की बोरियां या इस तरह जो है गन्ना जो है आपने देना है, ये सारी चीजें जो पॉसिबल नहीं है, बल्कि आपने जो है अमाउंट में, एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो है ना वो पे करनी होगी। सर्टन अमाउंट, अगेन एक स्पेसिफिक अमाउंट लिखी होगी भाई इतनी अमाउंट देनी है, ठीक है। और पेपर को स्पेसिफिक पर्सन, जो भी वो बंदा होगा उसको आपने पे करनी है, कोई स्पेसिफिक बंदा होगा उसको, या फिर जो बंदा लेकर आएगा उसको, ठीक है, उनको आपने जो है ना वो अमाउंट चाहिए पे करनी है। क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉमन होंगी बाकी सब में, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स की तीनों टाइप्स हमने पढ़नी है आगे जाके, तीनों में जो है ना वो कॉमन होंगी। इनमें कोई मसला है तो बेटा पूछ। जी बेटा, वो मसला है मेरा जो लैपटॉप है ना उसका माइक जो है वो स्पीकर का मसला है, माइक का नहीं है मेरे ख्याल में। फिर आप लोगों की आवाज नहीं आती, इस वजह से जो है ना वो यूज किया हुआ है, साथ कनेक्ट किया हुआ है सेल फोन। बेटा जो टॉपिक्स पढ़े इनमें कोई इशू है अभी तक? आवाज आ रही है आप सब तक? यस सर। यस सर, आ रही। चले जी। अच्छा, अब काइंड्स की बात करते हैं कि पुशेबल इंस्ट्रूमेंट्स की काइंड्स कौन कौन सी हैं। तो तीन काइंड्स हैं जो कि आपको मैंने बता चुका हूं मैं आपको, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ठीक है। तो प्रोमिसरी नोट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम प्रोमिसरी नोट में पार्टीज कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। दो पार्टीज होती है, एक वो जो प्रॉमिस करती है कि मैं ये अमाउंट जो है फला बंदे को फला डेट में पे करूंगी या करूंगा, ठीक है। एक वो पार्टी जिसे हम मेकर कहते हैं, मेकर ऑफ द नोट, और उसे हम डेटर भी कहते हैं, जिसने पैसे लिए। डेटर कौन होता है? जो पैसे जिससे पैसे आपने लेने होते हैं, ठीक है। जिसने पैसे जो है जिससे पैसे आपने लेने होते हैं वो क्या होता है? वो डेटर होता है। वो क्या करता है? वो प्रॉमिस करता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो जो है मैं फला डेट को जो है मैं पे करूंगा। प्रॉमिस क्या करता है कि फला डेट को मैं वो अमाउंट जो है वो पे करूंगा, और साथ वो साइन कर देता है। पे क्या होता है? पे बेसिकली क्रेडिटर होता है जिसने उधार दिया है, ठीक है। तो वो कौन होता है? वो बंदा होता है जो अभी उधार दे रहा है और फ्यूचर में जो है वो अमाउंट जो है वो रिसीव करेगा, फ्यूचर में वो अमाउंट जो है रिसीव करेगा। तो ये दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ प्रोमिसरी नोट होता क्या है। पहले मैं इसको आपको आसान वर्ड्स में बता देता हूँ। अगेन ये आपके पास जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रही होती है कि भाई इतनी अमाउंट जो आप मुझे आज दे रहे हो, ये अमाउंट जो है ये जब आप कहोगे तब, या फलां डेट को जो है मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रही है कि अमाउंट आप मुझे दे रहे हैं, ये फलां डेट को आपको मैं वापस कर दूंगा, या फलां डेट का जिक्र होता है उस डेट का, तो जब आप कहोगे तब वापस कर। इसमें आप क्या क्या हो रहा है? डेफिनेशन में दो पार्टीज हो रहा है, एक वो जो प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, और वो प्रॉमिस क्या कर रहा है कि अमाउंट वापस कर दूंगा। दूसरा क्या, जो कि अभी अमाउंट दे रहा है फ्यूचर में उसने रिसीव करनी है। तो दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एक को हम मेकर और एक को हम पे कहते हैं। और प्रोमिसरी नोट में मेकर कौन होता है? जो क्रेडिटर होता है उसको हम मेकर कहते हैं, और जो क्रेडिटर होता है उसे हम पे कहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन में आते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? आप प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जो कि राइटिंग में होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। जो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग ली जाती है, और उसमें साइन कौन करता है? मेकर साइन करता है। क्या साइन करता है और क्या वो कहता है? वो कहता है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वो कहता है कि ये जो स्पेसिफिक अमाउंट है वो पे करेगा, ठीक है। किसको पे करेगा? वो सर्टेन पर्सन को करेगा, या जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पे कर देगा, ठीक है। और ये उसका स्पेसिमन होता है। स्पेसिमन इसके डिफरेंट होते हैं, उनमें से जो है ना एक आदमी आप देख लें किस तरह का जो है ना इसका स्पेसिमन हो सकता है, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि इसको ये क्या कहते हैं, स्टम्प, सॉरी ये क्या कहते हैं इसको, अमाउंट वाला लिखी हुई है, ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ है कि 60 डेज आफ्टर, मतलब ये जो डेट है 11 सितंबर 2006, इसके ठीक 60 दिन के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मुकद्दरम को जो है ये अमाउंट है वो वापस कर दूंगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे वो अपने जो है यहाँ पे साइन वगैरह अपने कर देते हैं, और ये मुकद्दरम है वो बंदा जिसने जो अमाउंट, तो ये सारे जो है ना इस तरह का प्रॉमिस जो है वो अपना करके राइटिंग में दे देता है। अब प्रोमिसरी नोट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इन राइटिंग होगा, ठीक है। अगेन वही तो हमने वो पढ़ी थी स्टार्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक। ये इन
राइटिंग होगा, वर्बल नहीं होगा, रिटर्न होगा। एक सर्टेन अमाउंट पे करनी होगी, जैसे कि 5,000 इस केस में है, अनकंडीशनल होगा। तब ये नहीं होगा कि 5,000 मैं तब पे करूंगा जब मेरे बिजनेस की कंडीशन अच्छी होगी, नहीं नहीं, उसने पे करने हैं, बस उस डेट को जो है पे करने हैं। और इसके ऊपर साइन होंगे, जो मेकर होगा वो साइन करेगा और स्टैंप भी करेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है फिक्स टाइम 60 डेज के बाद, जैसे एग्जांपल में पड़ा है 60 डेज के बाद जो है ना ये अमाउंट दी जाएगी, वापस की जाएगी। ठीक है, और वो प्रॉमिस करेगा कि अमाउंट जो है ना पे करनी। और पेबल किसको होगी, पेबल जो है वो एक स्पेसिफिक पर्सन को होगी, वो बंदा जो है जिसने पेमेंट दी है उसको होगी, या फिर कोई भी बंदा जिसके लिए वो कहता है कि ये अमाउंट जो आप मुझसे उधार ले रहे हो ये मुझे पे नहीं करनी बल्कि मिस्टर एबीसीडी जो है ना उसको पे करनी है, कोई भी हो सकता है वो, उसको जाने से पे करनी है। तो ये बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट जो है वो खत्म हो चुका है। प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन हमने पढ़ी, ये कैसे बनाते हैं उसका एक फॉर्मेट हमने पढ़ा, पार्टीज इन्वॉल्व हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। कोई मसला है तो बेटा बताएं। कोई मसला नहीं, ठीक है। हम आगे जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी बेसिकली जो है प्रोमिसरी नोट की शक्ल है। तो थोड़ा सा फर्क है, इसमें ना 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। अगेन हम पार्टीज के हवाले से पढ़ते हैं नीचे। 3 पार्टीज हैं, एक ड्रायर, ड्रायर कौन होगा, जो बिल ड्रॉ करेगा, मतलब जो बिल जो है उसको लिखेगा, जो बिल जो है उसको लिखेगा। is a person who order a certain person to pay a certain sum of money. He is the person who orders a certain person to pay a certain money. इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक बंदा जो है वो कहता है कि आपने ये अमाउंट मुझे पे करनी है, ये अमाउंट आपने मुझे पे करनी है। इट मींस ये बंदा कौन होगा, इसने फ्यूचर में अमाउंट रिसीव करनी है। तो इस वक्त अब जो पैसे दे रहा है, जो इस वक्त वो क्रेडिटर है, वही बंदा क्या होगा, ड्रायर होगा। उसमें क्या था, उसमें डेटर लिख रहा था कि भाई मैं आपको ये अमाउंट दूंगा। इसमें कौन लिख रहा है, इसमें क्रेडिटर लिख रहा है कि भाई आपने मुझे ये अमाउंट देनी, आपने मुझे ये अमाउंट देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्राई। ड्राई क्या होता है, द पर्सन ऑन whom the bill is drawn, he is a person who ordered by the dryer to make the payment of the bill। ठीक है, ड्राई कौन होता है, वो बंदा होता है जिस जो ड्रायर से जितना रिक्वेस्ट करेगा मुझे ये अमाउंट जो है वो पे करें, आप मुझे जो है ये अमाउंट जो है मुझे पे करें या फिर किसी और बंदे को पे करें। ठीक है, तो ड्राई कौन होगा, ड्राई बेसिकली डेटर है, इसने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जो है खास अमाउंट जो है मुझे उधार दे दें। ठीक है, पे क्या होगा, पे या वो बंदा खुद भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। अगर उसको पैसे चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, वही पे हो जाएगा। और अगर उसको खुद को पैसे नहीं चाहिए बल्कि किसी थर्ड पार्टी को चाहिए, ठीक है, सपोज मैंने जो है वो पैसे लेने हैं मिस्टर ए से, मैंने उधार लेना है मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। मिस्टर ए क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। और मिस्टर ए क्या होगा, ड्रायर होगा। मैं जो हूँ जिसने उधार लेना है वो क्या है, ड्राई है, वो क्या है, ड्राई है। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे उधार क्या, ठीक है मैं देता हूँ। और पे कौन होगा, पे या तो मैं हो जाऊंगा, अगर मैंने कैश लेना होगा तो पे मैं हो जाऊंगा। और अगर मैंने कैश नहीं लेना बल्कि मैंने पैसे जो है ना मिस्टर बी को देने हैं, तो पे कौन हो जाएगा, मिस्टर बी हो जाएगा। वही कौन हो जाएगा, मिस्टर बी हो जाएगा। इसमें जो है 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, एक ड्रायर, एक ड्राई और एक बी। अब जो है इसकी जो है वो डेफिनेशन पे आते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain amount of money only or to the order of certain person or the bearer of the instrument। तो ये उसकी डेफिनेशन है, आपने देख ली है। और अगेन ये उसका फॉर्मेट है। ठीक है, ये उसका जो है फॉर्मेट बता दिया हमें। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन वही दोबारा एन ऑर्डर करेगा, भाई ये अमाउंट जो है ये आपने पे करनी है, इसमें रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, ऑर्डर कर देता है। इन राइटिंग होता है, अगेन अनकंडीशनल होता है, इसके ऊपर साइन हुए होते हैं, स्टैम्प होता है, प्रॉपर्ली सर्टेन अमाउंट होती है आपने पे करनी होती है। पार्टीज इसमें जो है वो 3 इन्वॉल्व होती है। टाइम पीरियड होता है अगेन उसका एक स्पेसिफिक, और पेबल जो है वो मनी की फॉर्म में होता है, और इसकी एक्सेप्टेंस होती है। ठीक है, इसकी जो है एक्सेप्टेंस जो है ना वो होती है। तो ये जो है आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की।
सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, नेशनैलिटी की बेसिस के ऊपर हम जो है इसकी डायग्नोसिस करेंगे। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आपका डोमेस्टिक यूज के सेम कंट्री के पाकिस्तान में ही यूज होना है तो उसका क्या नाम देते हैं, इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। और अगर उसने जो है एक पाकिस्तान में ऑपरेट यूज नहीं होना बल्कि किसी और कंट्री में जाके यूज होना है अदर देन पाकिस्तान, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। वो होती है इनलैंड, मतलब सेम कंट्री में करना है, और अगर आपने आउटसाइड ऑफ द कंट्री करना है तो उसे आप फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की बेसिस के ऊपर भी आप जो है ना वो आते हैं। अगर आपने जो है दो तरह के होते हैं ना, या तो एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा, सपोज 30 दिन के बाद या 60 दिन के बाद मैं ये पेमेंट पे आपने करनी है, क्या हो आपकी जाएगा आवाज सर क्लियर आपकी नहीं आवाज आ ब्रेक रही। हो रही है। जी। ऑन बेसिस ऑफ मैच्योरिटी जो है हमारे पास दो है, एक हमारे पास टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज है और एक हमारे पास डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज है या साइड बिल ऑफ एक्सचेंज है। टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि अगर एक सर्टेन टाइम के बाद आपने वो अमाउंट जो है पे करनी हो, किसको 60 दिन के बाद अमाउंट पे करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। और अगर जो है वहां पे लिखा हुआ है कि भाई जब मैं कहूंगा तब आपने अमाउंट की पे करनी होगी, तो तब क्या हो जाएगा, उसे हम कहते हैं ऑन डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज या ऑन साइट बिल ऑफ एक्सचेंज। तो दो तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की बेस के ऊपर भी दो तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। अगर उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी गई है तो उसे हम डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। अगर कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी गई है, उसकी सपोर्ट में कोई ना कोई सिक्योरिटी है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज है। और अगर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखी गई तो इसको हम क्लीन बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे कि भाई किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी इसके अगेंस्ट नहीं है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, टेन्योर की बेसिस के ऊपर, ठीक है। एक है ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज और एक है हमारे पास बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है कि आपने ये अमाउंट जो है स्पेसिफिक पर्सन को जो है ना वो पे करनी है जब उसने जो है वो चीजें आपको डिलीवर करेगा, जब भी ये जो आप तक पहुंचेगा। और बेरर क्या होगा, इसमें ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है कि स्पेसिफिक पर्सन का नाम होगा कि सपोज फलां बंदा जो है मिस्टर ए या मिस्टर बी को आपने पेमेंट करनी है। और बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसमें आपने जो है उस बंदे, जो बंदा भी वो लेकर जाएगा, वो मिस्टर ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो बंदा भी लेकर जाएगा उसको उसकी जो है ना पेमेंट दी जाएगी, उसको जो है ये कैश जो है उसको जो है वो दिया जाएगा। तो ये उसकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, पाकिस्तान में है तो इनलैंड है, और अगर बाहर है तो फॉरेन है। ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, अगर ऑन डिमांड है तो डिमांड और साइड बिल ऑफ एक्सचेंज है, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड है तो फिर टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। इसी तरह से अगर सिक्योरिटी रखी गई है तो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा, और अगर सिक्योरिटी नहीं रखी गई तो क्लीन हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक स्पेसिफिक पर्सन को पे कर रहा है तो वो ऑर्डर बिल हो जाएगा, और अगर जो है किसी भी बंदा जो भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास भी होगा उसको पे करना होगा तो बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये टॉपिक है मेरे पास, कोई मसला है तो बेटा पूछें। और पे आवाज ठीक आई थी, बाद में जब आप लोगों ने बोला, बाद में मैंने जो है वो सेल फोन अपने पास रख लिया था। जी सर, बाद में ठीक आई थी, पहले बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी और कभी कम हो जाती थी। ठीक है, कोई मसला है तो बेटा बता दें इस टॉपिक में। ठीक है, नो आप अगली सर, मीटिंग नहीं है। ज्वाइन करें जल्दी से।